नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन का चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में भू कानून उल्लंघन के अब तक 750 से ज्यादा मामले आए सामने। सैकड़ों लोगों की जमीनें होगी अब जब्त। उत्तराखंड में जनवरी के महीने में मार्च जैसी हो रही है गर्माहट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू होने से उल्लंघन के 750 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी जमीनें सरकार में निहित की जाएंगी। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। सारू चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सख्त भू कानून को लेकर सभी जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी अभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह भू कानून उनके लिए लाने जा रही है जिन्होंने जमीनों को अनाधुन खरीद फरोख्त की है और कानून का दुरुपयोग कर लैंड बैंक तैयार कर लिया है। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें तय प्रयोजन के लिए जमीनों का उपयोग नहीं किया गया। ऐसे सभी मामलों में जमीनें सरकार में निहित करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में जनवरी के सर्द दिनों में मार्च जैसी गर्माहट महसूस की जा रही है। यहाँ पारा लगातार सामान्य से अधिक रह रहा है। देहरादून से लेकर मुक्तेश्वर तक दिन का तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि हरिद्वार में घनी कोहरे की वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रुड़की में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम चल रहा है। वही दिसंबर के आखिर में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी थी, लेकिन उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में पारा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया। ये वजह रही कि साल के पहले दिन से ही अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। आमतौर पर जनवरी के शुरुआती दिनों में दिन का तापमान 19.8 और रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ अभी दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। हरिद्वार और रुड़की को छोड़ पूरे राज्य में यही स्थिति है। दिन में अच्छी धूप से तापमान बढ़ा है। आमतौर पर ऐसा राज्य में मार्च में होता है जब दिन के समय तापमान 27 डिग्री के आसपास रहता है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मार्च से बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होंगी, 11 मार्च तक चलेंगी, जबकि प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी। शनिवार को शिक्षा बोर्ड रामनगर के सभागार में बैठक में बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 49 एकल और 1196 मिश्रित कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हाईस्कूल में 1,13,688 और इंटर में 1,09,699 परीक्षार्थी पंजीकृत है। दोनों कक्षाओं में 2,23,387 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठेंगी। प्रतियोगिता परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होनी है और 15 फरवरी तक कराई जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक रहेंगी। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा कराने का समय निश्चित किया गया है। दिव्यांग बच्चों को प्रत्येक घंटे 20 मिनट की छूट दी जाएगी। प्रश्न पत्रों के वाचन के लिए सभी विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। देहरादून निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका। मथुरा दत्त जोशी समेत 3 नेता भाजपा में शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, पूर्व दर्जाधिकारी बिट्टू कर्नाटक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जगत सिंह खाती शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 3 निकाय और 40 वार्डों में पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि अधिकांश निकायों में पार्टी की सरकार आने वाली है। मुख्यमंत्री ने तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा का पार्टी को निकाय चुनाव में लाभ मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि उनके यहाँ योग्य और अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में योग्य समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अभी तक राज्य में 15,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। उन्होंने कांग्रेस में होने वाली गुटबाजी योग्य व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार पर चिंता जताई। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फूलमाला पटका पहनाकर तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक किशोर उपाध्याय, मनवीर सिंह चौहान, ज्योत सिंह बिष्ट, अशोक वर्मा, राजेंद्र नेगी, सुभाष बर्थवाल आदि मौजूद रहे। देहरादून शिक्षा विभाग के सभी दफ्तर अब ई-ऑफिस होंगे। शिक्षा महानिदेशालय भी ई-ऑफिस में तब्दील होने जा रहे हैं। शनिवार को महानिदेशालय शिक्षा झरना कमठान ने ई-ऑफिस की प्रक्रिया को शुरू किया। उन्होंने विभाग के सभी राज्य स्तरीय कार्यालयों में प्राथमिकता से लागू करने निर्देश दिए हैं। कमठान ने बताया कि ई-ऑफिस प्रक्रिया लागू होने से
कामकाज में तेजी के साथ पारदर्शिता भी आएगी। हर अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही सुनिश्चित होने से विभागीय कार्य संबद्ध तरीके से होंगे। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी रामकृष्ण उनियाल, एपीडी एसएसए कुलदीप गैरोला, प्रभारी एडी पद्मेंद्र सकलानी, नोडल अधिकारी ई ऑफिस मुकेश बोंगड़ा मौजूद रहे। उत्तराखंड में जनवरी से 15 पैसे तक महंगी होगी बिजली। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने जनवरी महीने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इस वजह से राज्य के लोगों को जनवरी महीने में बिजली खर्च के बदले पहले के मुकाबले ज़्यादा बिल चुकाना होगा। दरअसल यूपीसीएल हर महीने बिजली की दर तय करता है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में बिजली की दरों में मामूली कमी आ रही थी, लेकिन जनवरी से बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। यूपीसीएल की ओर से शनिवार को जारी इस माह के टैरिफ के अनुसार लोगों को अलग अलग श्रेणियों में 4 से लेकर 15 पैसे तक प्रति यूनिट अधिक पैसा चुकाना होगा। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता कमर्शियल टीएस खाती की ओर से संदर्भ आदेश किए गए हैं। विदित है कि राज्य में पिछले कुछ महीनों में बारिश न होने की वजह से नदियों के जल स्तर में कमी आई है। देहरादून बुजुर्ग शिक्षकों को थमाया 18 लाख का रिकवरी नोटिस। वेतनमान तय करने में अफसरों की गलतियों की खामियाजा शिक्षा विभाग के बुजुर्ग शिक्षकों को भारी कीमत चुकाकर उठाना पड़ रहा है। 20 से 25 साल तक सो रहे अफसर रिटायर्ड के वक्त शिक्षकों पर लाखों रुपए की रिकवरी के नोटिस दे रहे हैं। कई शिक्षकों को रिटायरमेंट के वक्त ग्रेजुएटी की रकम से लाखों रुपए की कटौती की गई है और अब वेतन भी बढ़ा दी गई। कुछ शिक्षकों को रिटायर होने के साथ ही 18 लाख रुपए तक का रिकवरी नोटिस थमा दिया गया और पेंशन रोक दी गई। उम्र के इस पड़ाव में विभाग द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान शिक्षक हैरान है। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या दोष है उनका। वर्ष 2006 से वर्ष 2009 के बीच प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों के साथ विवाद जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने तब सभी शिक्षकों को प्रोन्नत कर 4600 ग्रेड पे पर आने पर 17,140 रुपये का लाभ दे दिया था, लेकिन दिसंबर 2018 में जारी आदेश में इस बढ़ोतरी को नोशनल रूप में देने का निर्णय किया गया। रिटायरमेंट के वक्त विभाग पुरानी रिकवरी जोड़ते हुए कटौती कर रहा है। शिक्षक इससे सहमत नहीं है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा का कहना है कि 2000 से ज़्यादा शिक्षक इस रिकवरी व्यवस्था से परेशान है। जो भी वेतनमान दिए हैं वो शिक्षक खुद जाकर नहीं छीने थे या कोई बदलाव डालकर नहीं बढ़ाए थे, विभाग ने ही उन्हें दिया है। यदि कोई गलती की है तो उस समय उसका समाधान होना चाहिए था। अब रिटायरमेंट के वक्त भारी भरकम रिकवरी निकालकर शिक्षकों को उत्पीड़न करना ठीक नहीं है। उत्तराखंड में धान की खेती पर होगा शोध। उत्तराखंड में धान की खेती में पहली बार शोध होने जा रहा है, जो देश में पहली तरह का पहला अनुसंधान होगा। इससे पता चलेगा कि धान की खेती से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन हाउस गैस मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड का किस स्तर पर उत्पादन होता है, इससे खेती और पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, ऐसे कैसे कम किया जा सकता है ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और खेती की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। प्रदेश में जलागमन के माध्यम से 1148 करोड़ रुपए के वर्ल्ड बैंक पोषित इस प्रोजेक्ट पर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उत्तराखंड में अगले 6 साल तक अनुसंधान करेगा। प्रोजेक्ट में उत्तराखंड के 8 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार और उधमसिंह नगर के 13 ब्लॉक के 519 गाँवों को शामिल किया गया है। इसमें धान की खेती वाले कुल 2375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को लिया गया है। धान की खेती को वातावरण के अनुकूल तैयार किए जाने को लेकर शोध के तहत वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि किसानों को कार्बन क्रेडिट मिले और उनकी खेती की लागत में कमी आई। धान की खेती में पानी की सर्वाधिक बर्बादी होती है। शोध के तहत इसे भी कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। नई टेहरी कुलदीप ने नई टेहरी के विभिन्न क्षेत्रों में मांगे वोट। श्रीनगर कांग्रेस प्रत्याशी मीना को मिल रहा है पूर्ण सहयोग, गोदियाल। उत्तरकाशी नगर पालिका बाड़ाहाट किशोर भट्ट को जिताने के लिए विधायक चौहान ने मांगे वोट। हरिद्वार में निर्दलीय बर्थवाल ने किया चुनाव प्रचार। उत्तरकाशी चिन्याली सोन नगर पालिका परिषद में 4 सभासदों का निर्विरोध चयन। सत्तारूढ़ भाजपा ने नगर पालिका परिषद चिन्याली सोन में निकाय चुनाव के बीच लगभग 75% सीटें निर्विरोध जीत ली है। नगर पालिका परिषद चिन्याली सोन में सभासद के कुल 7 में से 4 सभासद निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें से 3 सभासद भारतीय जनता पार्टी से है जबकि 1 सभासद निर्दलीय चुना गया है। यहाँ वार्ड 6 धनपुर नगरी से भाजपा प्रत्याशी सविता पवार और वार्ड 9 बड़ेती से सिर्फ निर्दलीय बनबीर ने ही सभासद के लिए नामांकन कराया था, जिन्हें 2 जनवरी को नाम वापसी के बाद केवल 1 नाम होने के चलते निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। वार्ड नंबर 1 चिन्याली सोन
चिन्याली गांव में 3 फार्म भरे गए थे। भाजपा से मनीष कुकरेती, निर्दलीय विजय बिष्ट और प्रमोद कुमार थे, जिनमें से विजय बिष्ट और प्रमोद ने मनीष कुकरेती के पक्ष में समर्थन देकर अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा के मनीष कुकरेती को निर्दलीय सभासद घोषित किया गया। वार्ड नंबर 2 चुकलिया से बिष्णा देवी और सुचिता देवी ने नामांकन भरा था, जिसमें सुचिता देवी ने बिष्णा देवी के पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया और भाजपा की बिष्णा देवी को निर्विरोध सभासद घोषित कर दिया गया। अब वार्ड 3 सूलीडांग और शक्तिपुरम कॉलोनी, 4 पीपल मंडी, 5 चिन्याली शॉल बाजार और हॉस्पिटल कॉलोनी के लिए मतदान होना शेष है। पुरोला में भी वार्ड 6 से एक अनुराधा गुसाई निर्विरोध सभासद चुनी गई है। रुद्रप्रयाग में पार्किंग न होने से व्यापारी और तीर्थयात्री हो रहे हैं परेशान। रुद्रप्रयाग नगर में पार्किंग की समस्या से हर कोई परेशान है। नगर में समुचित पार्किंग न होने से वाहन स्वामियों को बाजार में रुकने में भी दिक्कतें हो रही है। उधर व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। नगर में बीते कई सालों से पार्किंग समस्या से स्थानीय लोग, व्यापारी और तीर्थ यात्रियों को निजात नहीं मिल पा रही। इसे यात्रा सीजन के साथ ही शीतकाल में भी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। एक और यात्री बाजार में वाहन को नहीं रोक पा रहे, वहीं दूसरे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पार्किंग की जरूरत महसूस की जा रही है। स्थानीय व्यापारी कांता नौटियाल, मनीष सेमवाल, शिशुपाल सिंह, गोपी पोखरियाल आदि ने कहा कि नगर में प्रशासन की ओर से 2-3 पार्किंग का निर्माण किया जाना चाहिए। मोरिवोनी में वाहन दुर्घटना में वन कर्मी समेत 2 लोगों की हुई मौत। चमोली गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में चंडिका माता ने दिया आशीर्वाद। राजा सगर की कुल देवी मां चंडिका देवरा भ्रमण अनुष्ठान के अंतर्गत शनिवार को गोपीनाथ को गोपेश्वर मंदिर में पहुंच गई है। सगर की आराध्या मां चंडिका 2 दिन के प्रवास के तहत गोपेश्वर में भ्रमण करेंगे। मौके पर मां से आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। शुक्रवार की संध्या समय में गोपीनाथ मंदिर में मां चंडिका का स्वागत किया गया है। शनिवार को माता चंडिका का देवरा परंपरा के अनुष्ठान, पूजन, शक्ति अर्चना मंत्रों के साथ की गई। भगवान गोपीनाथ चंडिका मंदिर, चामुंडा देवी के दर्शन के साथ ही मां चंडिका ने गोपेश्वर गांव और नगर का भ्रमण कर सभी को आशीर्वाद दिया है। ग्रामीणों ने मंदिर में मां चंडिका का सामूहिक पूजन किया और दर्शन भ्रमण कर स्वागत किया। चंडिका देवरा समिति के अध्यक्ष जगमोहन बिष्ट ने बताया कि देवरा भ्रमण यात्रा पर निकली मां चंडिका का गोपेश्वर गांव में प्रतिष्ठित परंपरा के साथ अभिनंदन किया गया। नई टेहरी में वन विभाग ने लोगों को किया जागरूक। देहरादून अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखते हुए बनाई जा रही है व्यवस्था। पेशेंट केयर की होगी अब लगातार निगरानी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के इलाज की नियमित रूप से निगरानी होगी। अस्पतालों में गंभीर मरीजों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार की ओर से हाल में एसओपी जारी की गई थी, जिसके तहत डॉक्टर कर्मचारियों के साथ कई मानक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसके बाद अब सरकार मरीजों की सुविधा के लिए निगरानी सिस्टम भी तैयार करी है। इसके तहत अस्पतालों को इमरजेंसी में किसी भी तरह की असुविधा, अव्यवस्था की निर्देशालय स्तर पर निगरानी होगी और कोई भी परेशानी खड़ी होने पर तत्काल उनका समाधान किया जाएगा। दरअसल कई बार अस्पताल में एक बार मशीन, उपकरण आदि खराब होने पर इलाज बाधित हो जाता है। अस्पतालों को इस समस्या के समाधान के लिए कई तरह के अनुमोदन लेने होते हैं, लेकिन अब इसके लिए एक अलग यूनिट होगी जो इस तरह के मामलों की जानकारी उच्च स्तर के अधिकारियों को देगी और समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। देहरादून में अब उत्तराखंड के गांवों को गोद लेकर सवारेंगे प्रवासी। मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी की पहल में विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे गांव को गोद लें एडॉप्ट ए विलेज कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए कई प्रवासियों ने अपने लिए गांव चिन्हित कर लिए हैं। साथ ही राज्य सरकार के सामने चिन्हित गांवों के लिए विकास का रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया है। गांव को गोद लें कार्यक्रम का विचार बीते वर्ष मार्च में मुख्यमंत्री धामी की ओर से विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ हुए संवाद में निकलकर सामने आया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से राज्य में एक या एक से अधिक गाँव को गोद लेने की अपील की थी, जिसके बाद कई प्रवासियों ने गाँव चिन्हित करते हुए राज्य सरकार के सामने यहाँ किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप तैयार किया था। चीन में रह रहे देव रतूड़ी ने टिहरी जिले में सुनार गाँव और कमेरा सोन गांव में सोलर लाइट लगाने, युवाओं को चीन की होटल इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त करने और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने की इच्छा जाहिर करते हुए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसी तरह वर्तमान में अमेरिका में निवासरत उद्यमी शैलेश उप्रेती ने अल्मोड़ा जिले में स्थित मनान गाँव में अपनी कंपनी का इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने और एनर्जी स्टोरेज सेंटर खोलने की दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में दिखेगी महाकुंभ की झलक। सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम को एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। एएसआई की ओर से धाम को लगभग जगमग कर यहां प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का लोगो लगाया जाएगा। इसके लिए देश की 40 राष्ट्रीय स्मारकों का चयन किया गया है, जिसमें जागेश्वर धाम उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर होगा। यूपी के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने अपनी ओर से तैयारी में जुट गया है। एएसआई की ओर से महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए खास तैयारी की जा रही है। एएसआई देश की धरोहरों स्मारकों में विशेष लाइटों से जगमग कर प्रयागराज महाकुंभ का लोगो प्रदर्शित करेगा। एएसआई अधिकारी के मुताबिक प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर उत्सुकता का माहौल है। एएसआई ने उत्तराखंड से एकमात्र जागेश्वर मंदिर समूह को इसके लिए चुना है। एएसआई रात के समय जागेश्वर धाम को आधुनिक लाइटों से सजाएगा, जिसके बाद यहाँ प्रयागराज का लोगो प्रदर्शित किया जाएगा। बागेश्वर उत्तरायणी मेला बाबा बागनाथ मंदिर को 2 कुंटल फूलों से सजाएगा। निकाय चुनाव को चलते इस बार उत्तरायणी मेला नगर पालिका के बजाय प्रशासन कराएगा। इसके लिए तैयारी लगातार चल रही है। मेले को व्यवस्था और दिव्य बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। अब मेले की मूर्त रूप देने का समय आ गया है। 9 दिन बाद मेला शुरू हो जाएगा। शनिवार को डीएम आशीष भाटगई ने ऐतिहासिक नुमाई खेत मैदान व सरयू बगड़ आदि स्थलों का निरीक्षण किया। नगर पालिका को नगर के मेले के दौरान स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए। बाबा बागनाथ मंदिर को 2 कुंटल फूलों से सजाया जाएगा। शनिवार को डीएम आशीष भाटगई ने ऐतिहासिक पौराणिक और धार्मिक उत्तरायणी मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया। नुमाई खेत में बनने वाले सांस्कृतिक मंच को सुरक्षित और आकर्षक बनाने हुए मेलार्थियों को बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। मैदान के किनारे लगने वाले फूलों व अन्य मनोरंजन सामग्री को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करते हुए मेलार्थियों को आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेले स्थल और स्थान घाटों में चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सरयू घाट के नदी के दोनों ओर वॉल पेंटिंग करने के साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मेले के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न खेल गतिविधियों के साथ ही सरयू घाट में आयोजित होने वाली दंगल प्रतियोगिता में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कपकोट में खड़िया खनन के विरोध में किया गया प्रदर्शन। कपकोट तहसील के कर्मी टोली के ग्रामीणों ने गांव में लग रही खड़िया खान का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके विरोध के बावजूद गांव में जबरन खड़िया खनन की कवायद तेज हो रही है, जिससे गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पूर्व में भूस्खलन के चलते गांव का दंश झेल चुका है। जोन 5 में क्षेत्र के होने के बावजूद खनन के लिए पट्टाधारा आमादा है, जिसे कोई कतई सहन नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य निर्मला दानू, उनके पति गोविंद सिंह दानू ने खलिया मानिकों पर गांव को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर उन्होंने गत दिनों जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद भी शुक्रवार को गाँव में तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम ने दौरा किया। उन्होंने बताया कि टीम ने स्वीकार भी किया है कि बिना अनुमति कई जगहों खनन किया गया। गोविंद सिंह दानू ने कहा कि यदि माइंस को बंद नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ गांव के महिलाएं पुरुष भी मौजूद रहे। चंपावत टनकपुर अस्पताल में 10 दिन से एक्सरे ठप, मरीज हो रहे हैं परेशान। टनकपुर उपजिला अस्पताल में एक्सरे न होने से मरीज परेशान हो रहे। पिछले 10 दिनों से एक्सरे कक्ष के बाहर ताला लटका हुआ है। एक्सरे टेक्नीशियन के अवकाश में जाने से समस्या पैदा हुई है। लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। भारत नेपाल सीमा से लगे टनकपुर उपजिला अस्पताल के एक्सरे के कक्ष में बीते 10 दिनों से ताला लटका हुआ है। यहाँ एक्सरे नहीं होने से मरीज एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। एकमात्र एक्सरे टेक्नीशियन कंचन चंद के अवकाश में जाने से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। टनकपुर में सीमा से लगे दूरस्थ गाँवों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल भी प्रतिदिन सैकड़ों मरीज उपजिला अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में कई मरीज एक्सरे नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। जबरन मरीजों को बाहरी जिलों अथवा निजी अस्पताल में दौड़ लगानी पड़ रही है, जहां उन्हें अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। चंपावत गौड़ी किमतोली रोड पर अब होगा डामरीकरण। किमखोला में लो वोल्टेज की समस्या से लोग हुए परेशान। पिथौरागढ़ में पुलिस को दुर्घटना संबंधित प्रशिक्षण दिया। नागपुर में शारदा नदी के डाउन स्ट्रीम में सीमांकन का काम हुआ पूरा। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय खेल के लिए खिलाड़ियों ने किया योगासन का प्रदर्शन। राष्ट्रीय खेल के लिए शनिवार को स्टेडियम में योगों का डेमो हुआ। डेमो में खिलाड़ियों की ओर से विभिन्न प्रकार के योगों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई। राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता अल्मोड़ा में प्रस्तावित की गई, जिसके लिए खेल विभाग को प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। प्रतियोगिता की तैयारियों के तहत शनिवार को स्टेडियम में योगा का डेमो किया गया। बड़ी संख्या में खिलाड़ी योग का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। खिलाड़ियों की ओर से आर्केस्ट्रिक, इंडिविजुअल, आर्केस्ट्रिक ग्रुप आदि की प्रस्तुति दी गई। उत्साह के साथ योग कर खिलाड़ियों ने लोगों को भी फिटनेस का संदेश दिया। साथ ही दिशा एकेडमी व अन्य की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य आदि की प्रस्तुति से रंग जमाया गया। दर्शकों और अतिथियों ने भी कार्यक्रमों को खूब सराहा। डेमो में राष्ट्रीय खेलों उनके आयोजनों को लेकर भी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय खेल का आयोजन सभी के लिए गर्व का विषय है। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। खेल विभाग के मुताबिक आज यानी रविवार को डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन की ओर से प्रतियोगिता को लेकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा।